हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इग्नू के स्टूडेंट्स हैं और वो MPS 003 के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे। सो स्टूडेंट्स, आप सभी की ऑन डिमांड पर आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, MPS 1, MPS 002 और MPS 004 में जो क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताए थे वही क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम में आए थे। और यहाँ पर आप सभी की बढ़ती डिमांड की वजह से मैंने एक दिन पहले आप सभी के लिए वीडियो लाने की कोशिश करी है। दूसरी चीज़, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम दो तरीके की बात करेंगे, दो तरीके के स्टूडेंट्स के लिए। एक वो जो बिल्कुल बिगनर है, कल एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा और उन्हें फिर भी अच्छा एग्ज़ाम देना है, तो कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हें मिल जाए जिन्हें देकर वो अच्छा एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरी चीज़, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने काफ़ी अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करी है, लेकिन उन्हें किन पॉइंट्सों को लिखें ताकि वो उनका आंसर बढ़िया हो और उनकी परसेंटेज भी बहुत अच्छी है। तो दोनों तरीके से ये वीडियो आप सभी को लाभ देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, तो ज़्यादा टाइम ना लूँगा मैं आप लोगों को। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना है कि कौन कौन से क्वेश्चन है, और दूसरी चीज़ मैं और आगे एक्सप्लेन करूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन तो चाहिए लेकिन उन क्वेश्चन के अंदर उनको कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं तो उनको वो आंसर भी मिल जाए। वैसे मैंने आप सभी के लिए सेपरेटली ज़्यादातर जितने भी टॉपिक हैं इनके लिए विस्तृत वीडियो, बड़ी एक्सप्लेन वीडियो आप लोगों के लिए बना दी है। आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट का लिंक जो है आई बटन पर है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी जाकर पूरी की पूरी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज के अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, तो आप सभी के लिए पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, केंद्र और राज्य के बीच में तनाव के क्या कारण है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो केंद्र और राज्य के बीच में तनाव के क्या कारण है, इसकी रिसेंटली वीडियो आई है और ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से घुमा के पूछा जाता है। मैंने इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन लिखे भी हैं, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाता है तो हर एक क्वेश्चन का सिमिलर आंसर नहीं होता। उसका आंसर की शुरुआत और उस आंसर की एंडिंग जो है वो उसी तरीके से करनी होगी जिस तरीके से आपसे पूछा गया है। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों के तनाव को परीक्षण कीजिए, तो इसमें आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला, आप लोगों को अनुच्छेद 356 और 355 के बारे में जिक्र करना है, क्योंकि इसके तहत राज्यपाल जो है, राज्यपाल की भूमिका है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा विवाद होते हैं। क्योंकि राज्यपाल कई बारी राज्य के आंतरिक कार्यों में दखलंदाजी देता है और केंद्र सरकार राज्यपाल के थ्रू राज्य के अंदर इंटरफेरेंस कर पाती है। पहली चीज़ आप सभी को ये याद रखनी है। दूसरी चीज़, जो राज्यपाल हैगा वो क्या करता है, राज्य सरकार जो भी है, अगर उनके द्वारा कोई भी कानून बनाने की कोशिश होती है तो वो उन कानूनों को वो लागू नहीं होने देता। एक ध्यान रखना है, क्योंकि वो अपने जिस तरीके से देश में पूरा राष्ट्रपति होता है कि पूरे देश स्तर पर संविधान में संशोधन करना है, कोई नया कानून बनाना है, तो उसके लिए राष्ट्रपति की सहमति उचित है या चाहिए ही चाहिए। ठीक उसी तरीके से राज्य स्तर पर अगर आपको कोई भी कानून बनाना है तो उसके लिए आपको राज्यपाल की भूमिका जरूर पढ़नी है। राज्यपाल का आपको उसका पावर जो है वो ज़रूर पढ़ना है, राज्यपाल किस तरीके से उस पर सिग्नेचर कर रहे। तीसरी चीज़, समवर्ती सूची। कई बार क्या होता है, आप सभी को पता है 3 सूचियाँ बनी हुई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पे राज्य सरकार बनाती है, लेकिन समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिस पर दोनों कानून बनाते हैं। तो कई बार क्या होता है, राज्य समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून बनाता है और केंद्र भी उसी विषय पर बना देता है, और राज्य के द्वारा बनाए गए वो कानून को निरस्त मान लिया जाता है, क्योंकि केंद्र जो है वो राज्य की तुलना में अधिक बलशाली है। इस वजह से इनके बीच में तनाव हो जाता है। तो आपको ये पॉइंट्स तो जरूर लिखने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए पूछा गया है, आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलनों में आर्थिक चिंतन में गांधी जी का क्या योगदान है। क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के आपसे ये भी पूछा जाता है, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के क्या योगदान है, आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन में। तो आप सभी को पता है कि भाई गांधी जी के जो आंदोलन की कुछ विशेषता ही है। सबसे पहली विशेषता ये है कि ये जो आंदोलन थे वो अहिंसक रूप से करते थे। अहिंसक मतलब इसमें लड़ाई झगड़े का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता था, ये सत्य के लिए आग्रह करते थे। दूसरी चीज़ आप लोगों को ये ध्यान रखना है
तीसरी चीज़, इन्होंने अपने आंदोलनों में महिलाओं को भी बराबर दर्जा दिया था। चौथी चीज़, इन्होंने अपने आंदोलन में भेदभाव रहित समाज के हर एक वर्ग को जुड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम एक करने की बात करी थी। चौथी बात, इन्होंने जो अपने आंदोलन में चरखे को स्वाधीनता का प्रतीक बनाया था। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स को आपको इसके लिखना है। वैसे इस क्वेश्चन को आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा इसका कंप्लीट आंसर, लेकिन इन पॉइंट्स को आपको डिटेल वाइज एक्सप्लेन करना है इस आंसर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्गीय असमानता के शुभ रूप को बताइए। वर्गीय असमानता का मतलब ये है जो जातिगत भी है, और वर्गीय असमानता अमीरी गरीबी के भेद को इसमें आप लोगों को एक्सप्लेन करना है कि भाई कुछ ऐसे हैं जो परंपरागत रूप से समृद्ध है, कुछ ऐसे हैं जो परंपरागत रूप से समृद्ध नहीं है। तो भाई दोनों के बीच में असमानता का क्या कारण है, रोजगार है या जमींदारी व्यवस्था है, क्या क्या पॉइंट है, आपको ये इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये है कि भाई भारतीय लोकतंत्र के कार्य करने में दबाव समूह की क्या भूमिका है। आपके यहाँ पर क्वेश्चन में दबाव समूह ना लिखकर हित समूह भी लिखा जा सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, सेम चीज़ है। तो भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूह का क्या कार्य है। पहले के टाइम पे दबाव समूह ज़्यादा सक्रिय नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से मीडिया की भूमिका जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे ही हित समूह या दबाव समूह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं। और इनकी एक्टिविटी का सबसे मूल कारण अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा कारण ये है कि भाई जो ये दबाव समूह है ये अपनी भूमिका को काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कर रहे हैं। ये शासन व्यवस्था में सरकार की जो भी कमियां होती है जनता के लिए सामने लेकर आती है। इसके अलावा ये ऐसे होते हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, NGO, और इनका कोई प्रॉफिट नहीं होता, ये जनता के हित के लिए कार्य करते हैं। जैसे राजनीतिक पार्टी भी जनता के हित के लिए कार्य करती है, परंतु उनका कोई ना कोई प्रॉफिट होता है। तो इनका क्या योगदान है आप सभी को पता है। NGO के बारे में इसमें आपको बताना है, दबाव समूह के बारे में कि ये किस तरीके से भारतीय लोकतंत्र में कार्य करती है। मैं कहूँ तो ये चौथा स्तंभ का कार्य करती है। बहुत बार ऐसा होता है जब सरकार की कई नीतियाँ गरीब लोगों तक नहीं पहुँच पाती, तो ये गरीब लोगों को न्याय दिलाने में, उन्हें जागरूक करने में, उन्हें शिक्षित करने में या अन्य प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने में उनकी मदद करती है। ये पॉइंट भी आप लोगों को इस क्वेश्चन में याद रखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए पूछा गया है कि भारत में नागरिक अधिकार और हितों को सुरक्षित करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें आप सभी को पता है कि भाई आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, ये दो आर्टिकल तो आपको एक्सप्लेन करना है। न्यायिक सक्रियता का जब मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था उसके अंदर आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया है कि किस तरीके से न्यायालय आर्टिकल 13 के थ्रू अगर कोई भी ऐसा अधिकार जो मौलिक अधिकार को, कोई भी ऐसा कानून जो सरकार के द्वारा बनाया जाता है और वो मौलिक अधिकार को वायलेट करता है, प्रभावित करता है, तो वो कानून अपने आप ही निरस्त हो जाता है। आर्टिकल 32 के तहत ये है कि सर्वोच्च न्यायालय में हम सीधा अपनी याचिका कर सकते हैं अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। इसके अलावा न्यायिक सक्रियता का भी कॉन्सेप्ट आपको इसमें एक्सप्लेन करके लिखना है। तो ये 3 पॉइंट है आप लोगों को लिखनी है कि इसके अलावा आप आर्टिकल 32 जो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, उसमें जो रीट संबंधित क्षेत्राधिकार है, जो रीट जारी करने का, वो इसके अंदर आप एक्सप्लेन करके अच्छी तरीके से लिख सकते हो। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आर्ट्स पॉइंट क्लासेस वाली वीडियो जो है उसमें मिल जाएगा चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो भी हमारा एक स्टडी चैनल आप सभी के लिए ही बनाया गया है। इसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मार्क्सवादी विचारधारा की उत्पत्ति की चर्चा कीजिए कि भैया मार्क्सवादी विचारधारा किस तरीके से उत्पन्न हुई है। तो आप सभी को पता है नक्सलवादी आंदोलन के बाद से मार्क्सवादी आंदोलन जो है वो बहुत ज़्यादा भारत के अंदर उभर गया है, क्योंकि किसानों की, मजदूरों की जो बदहाली है वो कोई भी राजनीतिक पार्टी सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ तक, राजनीतिक फायदे तक ही उसको यूज़ करती है, इसके अलावा वो यूज़ नहीं करती। तो इस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादी विचारधारा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान बन जाता है। ये वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए अपलोडेड नहीं है, मैं कोशिश करूँगा एग्जाम से पहले आप सभी के लिए अपलोडेड हो जाए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पर क्लिक करके आप समय समय पर चेक करते रहें, जैसे ही वीडियो आएगी तो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा संघवाद की प्रकृति पर चर्चा कीजिए, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संघवाद आप सभी को पता है 2 या 2 से अधिक स्तर पर शासन व्यवस्था होती है। आपने MPS 4 में भी टॉपिक पढ़ा है संघवाद के बारे में, तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के पूछा जाता है। ये वो क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 2 स्तर पे या 2 से अधिक स्तर पे शासन व्यवस्था संघवाद कहलाती है। संघवाद के कुछ लक्षण और इसकी प्रकृति के बारे में बताना है, तो 2 स्तर पे चीज़ों को बांटते हुए चलना है, जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया। आप लोग उसको अच्छी तरीके से देखेंगे। हित समूह के लक्षण बताने हैं, तो इसकी वीडियो आप लोगों के लिए प्रिपेयर है, कुछ देर में आप लोगों को मिल जाएगी, आप इसका वेट कीजिए।
आप लोगों को मिल जाएगी। और इसको भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। हित समूह मैंने ऊपर बताया था, ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो नॉन गवर्नमेंट भी होते हैं और इनका खुद का स्वार्थ नहीं होता जैसे राजनीतिक पार्टियों का होता है ये, लेकिन फिर भी जनता के हित के लिए कार्य करती है ताकि जनता को एक सामाजिक कल्याण की भावना उत्पन्न करवा सके। अगला है सत्तावाचक और प्रतिक्रियात्मक वाचक लोकतंत्र के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना, इंग्लिश में भी कई बार लिखा जाता है। तो आप ये वीडियो भी आप लोगों के लिए MPS 001 की प्लेलिस्ट में, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देखिए। और बाकी इसके लिए भी रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए 6 तारीख को एग्जाम है, 5 तारीख तक आप सभी की एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करवाने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। इसके बाद में नीचे अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जेंडर और विकास के बीच में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक और क्वेश्चन है जिसमें जेंडर और महिलाओं की स्थिति के बारे में आपसे पूछा गया है, तो वो भी आप लोगों को कर लेना है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में दोनों में से एक हो सकता है, पूछ लिया जाए। इसके बाद में राजनीतिक दल किस प्रकार जो है हित समूह से डिफरेंट होते हैं। अभी मैंने बताया राजनीतिक दल जो होते हैं अपने सरकार में आना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं और इनका ये स्वार्थ होता है, लेकिन हित समूह का कोई स्वार्थ नहीं होता। राजनीतिक दल जो है वो सत्ता द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन जो राज्य स्तर पर अगर हम देखें हित समूह है वो सत्ता द्वारा संचालित नहीं होते। अगला है देखो ठोस और प्रक्रियात्मक लोकतंत्र है, ये यही वाला क्वेश्चन है, सत्तावाचक और प्रक्रियात्मक लोकतंत्र। कई बार आप सभी के लिए प्रणाली आधारित आ जाएगा और ठोस लोकतंत्र के बारे में आ जाएगा। तो प्रणाली आधारित का मतलब ये होता है प्रतिक्रियात्मक लोकतंत्र। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बार बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। इस क्वेश्चन का वीडियो अपलोड है MPS 001 के प्लेलिस्ट में, ना मिले तो आप लोग इस तरीके से, आपको कोई भी वीडियो नहीं मिल रहा, आप लोगों को इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, तो आप इस तरीके से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपना हमसे अब वो वीडियो ले सकते हैं आप लोग उसकी मदद से। लेकिन PDF नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल अभी नहीं होगा, तो आप अपनी वीडियो के थ्रू उसको अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय विषमता से आप क्या समझते हैं। क्षेत्रवाद का मतलब आप सभी को पता है कि ये एक ऐसी भावना है जो कि अपने क्षेत्रों के विकास ना होने की वजह से राज्य स्तर पर बहुत सारे ऐसे संगठन या फिर ऐसे बहुत सारे समुदाय हैं जो अपने लिए एक अलग स्वायत्त जगह की मांग कर रहे हैं या फिर देश से अलग मांग की कर रहे हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, निर्जातियों के द्वारा किया जा रहा है। ये क्षेत्रवाद के बारे में आपको इसके अंदर बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से निर्जातियों वालों को भी पढ़ लेना और क्षेत्रवाद वाली वीडियो जो है आप लोगों के लिए बना रखी हमने, वो भी देख लेना। अगर आप लोगों को समझ ना आए तो आप फिर भी हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा देखो संघवाद वाला एक क्वेश्चन अलग तरीके से आपसे पूछा जाता है, वहाँ तो सिंपल ही था, भारतीय संघवाद के प्रमुख लक्षणों की चर्चा कीजिए। पहला चीज़ तो सेम है, लेकिन यदि यहाँ पर सरकारी या कमीशन का मतलब है सरकार के द्वारा जो कमीशन बनाई जाती है उसका सुझाव लागू हो तो हमारे संघवाद की प्रकृति कैसे बदल जाएगी, यानी सरकार के हिसाब से ये काम करे तो उसकी प्रकृति कैसे बदल जाएगी, ये आपको बताना है कि एकात्मक सरकार किस तरीके से हो जाती है। इसके बारे में एकात्मक लक्षण जो है इसके बारे में आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। अगला क्वेश्चन है भारत में धार्मिक राजनीति के विकास पर निबंध लिखिए। भारत में धार्मिक विकास के धर्म की राजनीति जो है वो किस तरीके से होती है। आप सभी को पता है कि भाई 1980 के बाद से ही 1980 से 1990 के बाद से ही लगभग भारत में धर्म एक राजनीति, भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है और कांग्रेस प्रणाली के पतन के लिए भी ये धर्म की राजनीति काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायी रही है। जैसे ही भाजपा BJP की स्थापना हुई है और साथ ही साथ इसके अलावा बहुत सारी अन्य राजनीतिक पार्टी है जो धर्म के हिसाब से भारतीय राजनीति में उतरी है। तो धार्मिक राजनीति का विकास BJP के आने से हुआ है और इसके साथ साथ इसने आज देखें राष्ट्रीय स्तर पर जो एक बहुमत वाली सरकार है उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ आती है, परंतु 2014 के बाद से मोदी को 2 साल से लगातार, मोदी जी को लगातार 2 साल से बहुमत मिल रहा है। 2 साल से नहीं, 2 बार से हम ये कहेंगे। और इस वजह से हम कई बारी इस चीज़ को भी नोट करेंगे इसके अंदर कि भैया राज्य के अंदर धार्मिक राजनीति बदल रही है और धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। बहुत सारी राजनीतिक समुदाय हैं जो धर्म के नाम पे अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा डिटेल वाइज, आप चिंता ना करना। कल 5 तारीख है, कल ही वीडियो आ जाएगी। 6 तारीख को आपका एग्जाम है, या 5 तारीख की रात को या 6 तारीख की मॉर्निंग में आपको ये वीडियो मैं आपके एग्जाम से पहले अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके दे दूंगा। अगला है भारत को राज्यों का यूनियन क्यों बताया गया है। ये इनडायरेक्टली आपसे संघवाद पूछा गया है। इस शब्द का वर्णन करें, संघवाद आपसे पूछा गया है। देखिए किस तरीके से घुमा के आपसे पूछा जाता है। एक बारी पक्का है, आप लोगों को इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ लेना है अगर हिंदी में आप लोगों को समझ नहीं आता है तो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टिकाऊ विकास क्या है। टिकाऊ विकास, ठोस विकास, सतत पोषणीय विकास, तीनों एक ही बात है। हम इसको किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, तो सतत पोषणीय विकास वो विकास होता है, विकास करने का एक ऐसा तरीका जो अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को ध्यान में रखा किया जाए
और बर्टलैंड आयोग के रिपोर्ट के अनुसार किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है वो आप लोगों को मैंने बताया था, उसको अच्छी तरीके से आप समझ लेंगे, उसको अच्छी तरीके से आप उसको करेंगे। इसके बाद में 1991 से 19 अब तक भारतीय राजनीति में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को समझिए। तो इसमें एलपीजी मॉडल के बारे में बताना है कि कैसे कैसे हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड जी से ग्लोबलाइजेशन इस व्यवस्था को अपनाया है, कैसे कैसे हमारे विकास के लिए सहायता करी है, किस तरीके से हमने लाइसेंस प्रथा को ख़त्म करा है। ये वीडियो भी आप लोगों के लिए जल्दी आने वाली है, तो आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो आएगी, क्योंकि हमने इसी साल आप लोगों के लिए एमपीएस स्टार्ट किया है। लेकिन फिर भी आप सभी का जिस हिसाब से प्रेम मिल रहा है और जिस हिसाब से हम आपकी मदद कर रहे हैं, हमें लगता है आप सेकेंड ईयर में भी आप हमें इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे और आप सभी का एग्ज़ाम ऐसी तरीके से तैयारी। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे स्टडी चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस तरीके से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमसे अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।